नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि कायदे से इसको बहस जो है वो पहलगाम के नृशंस हत्या पर कहा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से इसको जानबूझ करके ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का नाम दे दिया गया और साथ में उसको विजय उत्सव सत्र बता दिए हैं प्रधानमंत्री हमारे। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इस बहस में आज प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बोला और अब तक जो बात नहीं हो रही थी वो सारी बातें उठा दी। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने सारी बातें, जो अपनी बात उन्होंने कही, जिसका और जो भी सवाल उठाया उस सारे सवालों का उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि कैसे यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में क्या क्या होता रहा और कैसे आज वर्तमान की एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। मोदी जी के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको हर चीज का श्रेय चाहिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है और इसी से नेतृत्व आता है। तो बहुत सारी चीजें कह दी और साथ में जो अब तक नहीं हुआ था और शायद जो अमित शाह को उम्मीद नहीं थी, खास करके आज सुबह हाथ चमका चमका करके जो भाषण उन्होंने दिया, पूरा जो है हांफते हुए जो भाषण जो अमित शाह साहब ने दिया, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं थी। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर अमित शाह का इस्तीफा मांगा है, ये कहते हुए कि गृह मंत्री की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है क्योंकि सारी एजेंसियां उनके अधीन आती हैं। गृह मंत्री ने क्या इस्तीफा दिया, भाजपा को चुभा तो खूब, क्या होगा गृह मंत्री के लिए, क्या होगा देश के लिए, क्या संदेश गया, देश को क्या समझ में आया इन सारी चीजों से। प्रियंका गांधी का ओवरऑल भाषण और पूरे बहस की बात। प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कल से जब से मैं 2 बजे ये बहस हुई, लगातार कोशिश की है कि लगातार इसको सुना जाए, कोई शब्द बचे ना। रात को 12:52 तक लोकसभा चल रही थी और अभी राज्यसभा में भी आज शुरू हुई थी। इसमें राम प्रकाश जी अगर नट शेल में बात करें तो 3 बात करने की थी। प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से पहली बात का जवाब यह था कि पहलगांव में सुरक्षा और खुफिया चूक हुई, उसका जिम्मेदार कौन। केवल 3 पॉइंट की बहस है। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ, किसने कराया, दूसरा सवाल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या इस पूरे उसके अंदर हमारे जहाज गिरे या नहीं गिरे, हमारे कौन से स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे और वो किस तरीके से अचीव। आपने पिछले जब कल 2 बजे शुरुआत हुई थी अब तक इनमें से किसी सवाल का जवाब सुना? और ये बात मैंने और आपने परसों के जो अपना कर्टन दे देता उसमें स्पेशली कही थी कि कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, और अब तक का रिकॉर्ड वही बता रहा है। जिस तरीके से पूरे सत्ता पक्ष की अगर आपने दैहिक भाषा देखी, कितना भयंकर तौर का सत्ता का अहंकार था उनके चेहरों पर, क्या एरोगेंस थी, चेहरों पर एक खास तरह की अज्ञात खुशी थी, अज्ञात खुशी, मंद मंद मुस्कुराहट। किस बात में हंस रहे थे राजनाथ जी कल पूरे भाषण में? बीच बीच में क्या नाम, पूरा सत्ता पक्ष जितने मंत्री बैठे थे ट्रेजरी बेंचेस पे तमाम, किस बात की खुशी थी, क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे? पहलगाम की खुशी थी, या जो बॉर्डर पर हमारे जो लोग मारे गए जो पाकिस्तान की शेलिंग में, उसकी खुशी थी, या हमारे जहाज गिर गए इसकी खुशी थी, या पाकिस्तान के पास तमाम उसमें अपने सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर तमाम जिम्मेदारियां यूएन में आ गई, उसकी खुशी थी। और वो जो खिसियानी हंसी थी तमाम चेहरों पर बोलते समय, वो क्या थी? वो एक शर्म निरपेक्षता का भाव कि इनके अंदर कोई शर्म बची ही नहीं, कोई जवाबदेही बची ही नहीं। और प्रियंका गांधी ने वहीं से उसको पकड़ा। उन्होंने क्या कहा कि आप श्रेय जरूर लीजिए, आप श्रेयजीवी बनी। प्रधानमंत्री को भी संबोधित करते हुए कहा, और कहा कि साहब प्रधानमंत्री ही रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री ही सेना थे, प्रधानमंत्री पायलट की वर्दी में थे, सारी चीजें प्रधानमंत्री, लेकिन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की। मुंबई हमलों को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने दिन में आर्टिकुलेशन किया, क्या कहा प्रियंका गांधी ने कि वहां पर सारे आतंकवादी मौके पर ही मार दिए गए थे और एक को जिंदा पकड़ लिया गया, बाद में उसको फांसी दी गई, कसाब की बात। जिम्मेदारी की बात उन्होंने याद दिलाई अमित शाह को कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और देश के गृह मंत्री की कुर्सी गई। 11 सालों के अंदर कश्मीर के इस घटना से लेकर के और तमाम ऐसी घटनाएं हुई, उसके बावजूद आज तक भाजपा में किसकी कुर्सी गई? यानी कि जिम्मेदारी का सर्वथा अभाव था। और सरकार की जो राजनीतिक कायरता थी उसको किस तरीके से उन्होंने बेमिसाल बताया और कहा कि सिर्फ प्रचार, जनता के लिए आपके दिल में कोई जगह ही नहीं। उन्होंने कहा कि हर एक एमपी के पास सुरक्षा है, हर एक एमपी के पास, और वहां सैकड़ों पर्यटक थे। किसके कहने से गए थे वो? जब गृह मंत्री जी गए इस हादसे से 2 हफ्ते पहले, उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू किया और उसके बाद क्या कहा कि कश्मीर में आतंकवाद पर विजय प्राप्त कर ली, शब्द थे, और प्रियंका ने कोट किया। तो जब वो विजय प्राप्त कर ली थी
तो इन लोगों को बेशरम में किसने मारा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो बेसिकली जो उन्होंने बेसिकली जो था, प्रियंका गांधी करीब करीब 27 मिनट के आसपास बोली और पूरी सरकार उस समय केवल केवल ये थी कि किस तरीके से उनको थोड़ी बहुत ट्रोलिंग की जाए, किस तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। लेकिन सवाल फिर उनका वही आ गया कि इस पूरे खेल के अंदर ट्रंप जो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, और क्या कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी की इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या होगी कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है और उसकी घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। तो ये वो सारे सवाल थे राम प्रकाश जी। अगर कोई भी प्रोफेशनल सरकार होती जिसमें थोड़ी सी नैतिकता होती, तो उसका पहला स्पीकर राजनाथ जी कल क्या कह रहे थे, वो सवाल पूछने सिखा रहे थे विपक्ष में। यही कह रहे थे ना कि कौन से सवाल पूछने से, पाकिस्तान के कितने गिरे, क्या बता दिया उन्होंने पाकिस्तान के कितने? अपने नहीं बताया, चलो उनके बता दो, उसको किसने बताया? तो केवल और केवल प्रचार, केवल और केवल डपोर्शन। राहुल गांधी ने कल 4 शब्द कहे थे, फिर आपने युद्ध क्यों रोका? देखा था क्या हार्म गए थे। आज जो भाषा अमित शाह जी की थी, मणिपुर को लेकर जिस तरीके से उनको घेरा गया, दिल्ली के दंगों को लेकर के जिस तरह घेरा गया, कोई अकाउंटेबिलिटी बची नहीं। और आज जो दावे कर रहे थे खड़े होकर अमित शाह जी, 1948 से फिर वही नेहरू जिम्मेदार। तो प्रियंका ने उसका जवाब दिया कि आप इतिहास में उलझे रही हैं, मैं तो वर्तमान की बात करूंगा। और बात भी सही है, आप कब इतिहास तक 1948 तक कब तक जाते रहे, कब आप 62 तक जाते रहे? 1971 का उन्होंने जिक्र कर दिया। बेसिकली राम प्रकाश जी एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि इस सरकार के अंदर जवाबदेही नाम की चीज टॉप टू बॉटम है नहीं। और जो मैं आपको बार बार कहता हूं, जिस स्कूल ऑफ थॉट से ही आते हैं, दैट इज आरएसएस, उसमें जिम्मेदारी का बोध कभी सिखाया ही नहीं जाता। वो तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। तो सांस्कृतिक संगठन अलग चीज है, राजनीतिक पार्टी अलग चीज है, गवर्नेंस तीसरी चीज है। तो ये तीनों चीजों का तो कोई मेल ही नहीं। क्या कह रहे थे कल राजनाथ जी कि हमने 1962 में ये सवाल नहीं पूछे, 1971 में ये नहीं पूछे, तब भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तब तो जनसंघ था। तो 1962 में इन्होंने क्या कारनामे किए थे, अगर आपको याद हो, उधर सेनाएं लड़ रही थी और यहाँ पे स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और आज हालत ये है इनकी कि 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सारे विपक्ष ने कितनी चिट्ठियां लिखी, उसके बावजूद भी 21 जुलाई को जो तय समय था उसी के ऊपर सेशन स्टार्ट हुआ, उससे एक दिन पहले उन्होंने सेशन किया नहीं। ये इनकी देश के प्रति, संसद के प्रति जवाब थी। सर, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पॉइंटेड सवाल पूछे जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जरा दर्शक एक बार फिर से सुन लें, जरा सुनाइए प्रियंका क्या कह रही थी। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? जी हेमंत सर। तो मैं जो राम प्रकाश जी कह रहा था ना कि बेसिकली कल से लेकर अब तक जो सत्ता पक्ष के आपने तेवर देखा, राजनाथ सिंह जब पूरा भाषण दे रहे थे, आपने पूरा देखा होगा, लंबा बोले, वो 55 मिनट के आसपास, 58 मिनट होंगे। पूरे भाषण के दौरान उनके चेहरे पे एक खास तरह की खिसियानी हंसी थी, खिसियानी और हंसी थी। हालांकि हंसने का कोई कारण नहीं था, शर्म का कारण जरूर था। इसी तरीके से जयशंकर किस तरीके से पूरी दुनिया के बारे में अपने हिसाब से चीजों को आर्टिकुलेट कर रहे थे, और मोदी का जो फटा हुआ गुब्बारा है उसको हवा भरने की फिर कोशिश कर रहे थे लगातार। और आज पूरे देश ने माननीय अमित शाह जी को देखा कि वो किस तरीके से वही मोदी वाले अंदाज में 56 इंची और वो सारा मजबूती। अरे सवाल तो केवल 3 है जो मैंने आपको कहा। पहलगांव कैसे हुआ, सीज फायर किसने कराया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जहाज गिरे या नहीं गिरे। आप क्या कहते हैं घूम रहे हैं कि विंडो पेन तक नहीं टूटा। कल क्या कह रहे थे, पेंसिल टूट गई। 1600 करोड़ के जहाज को राम प्रकाश जी पेंसिल कह रहे हैं आपका रक्षा मंत्री। सोचिएगा, देश का सीडीएस कह रहा है जहाज गिरे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमने अपनी स्ट्रेटेजी ठीक कर ली। देश का डिफेंस अटैची कह रहा है कि साहब हमें कहा गया था कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं करना, डिफेंस स्टेब्लिशमेंट। और डिप्टी चीफ क्या कह रहे थे, चीन और पाकिस्तान। अभी तक किसी के मुंह से चीन सुना आपने? किसी ने चीन को शत्रु माना भी? और कल क्या कह रहे थे जयशंकर जी कि चीन को भारत फला, ये वो फला, 1947 से लेकर के इन 11 सालों का क्या है वो नहीं बताएंगे। और वो प्रियंका गांधी ने इनकी दुख रख छेड़ी कि मुझे आपके 11 साल का हिसाब चाहिए। तो हिसाब देना तो वो मिशन सिखाए नहीं ना, ये हिसाब रखते हैं। इनके लिए तो सत्ता ही इंपॉर्टेंट है,
और किसी सवाल का जवाब ना देना वो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये पूरा देश लगातार कल से देख रहा है। तो दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड बाय द डे। लेकिन वही बात है कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको इस तरीके से रच बस दिया है, और जो सारे का सारा मीडिया है वो पोमेरेनियन की तरह पूछ हिला रहा है। आप देखिए, रक्षा मंत्री नहीं बता रहे कल, सारा मीडिया कल क्या बता रहा था कि पहलगांव के आतंकी मार दिए गए। वो सारे का सारा एक बिल्डअप। जो प्रियंका गांधी ने पूछा कि हमने तो सारे के सारे उस दिन मार दिए थे बॉम्बे हमले की तरफ, आपने क्या किया? पुलवामा का सवाल पूछा, पहलगाम का, उससे पहले उड़ी का, तमाम सारे। उन्होंने टीआरएफ का जिक्र किया कि वो 2019 में बना था, 2023 तक उन्होंने इतने हमले किए और 4 साल आपको उसको बैन करने में लगे। तो ये सारे वो सवाल हैं जो हॉन्ट करते हैं किसी भी शर्म, जिसको सरकार को शर्म हो। उन्होंने कहा कि इस सरकार में शर्म नाम की कोई चीज ना थी, ना है, और ना किसी से उम्मीद की जा सकती। तो ऐसी सरकार का आप क्या ही कर रहे हैं, जिसको केवल और केवल प्रचार करना हो, उसके अलावा कोई जवाब नहीं, कोई मुद्दे नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें देख रहा है पूरे का। सर सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने जो बात कही, अभी तक किसी ने भी सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड अमित शाह से इस्तीफा नहीं मांगा था। पहली बार प्रियंका गांधी जब बोली तो इतना जबरदस्त बोली, और सारी चूंकि तथ्यों के साथ बोली, एग्जाम्पल्स के साथ बोली, ये भी कहते हुए कि आप इतिहास में फंसे रहिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। भाई कांग्रेस ने 1000 गलतियां की, लाख गलतियां की, और शायद उसी गलती की सजा थी कि कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और उनकी जगह भाजपा को बैठाया गया। और फिर भी कल से अभी तक सारे जिम्मेदार लोग नेहरू और इंदिरा पर ही केंद्रित हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। वर्तमान की बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या अमित शाह को इस्तीफा है, अमित शाह को इस्तीफे का डर इस कदर हावी हो गया है जितना मोदी जी को शायद 75 साल पूरा होने का भी नहीं हो रहा है? रामप्रकाश जी अकेले इनको नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा सिस्टम। अभी तो आपने अमित शाह को देखा है, जयशंकर को देखा है, राजनाथ को देखा है, शाम को मोदी जी को देखिए वो कैसे दहाड़ेंगे, और वो 1948 से ही शुरू करेंगे। मैंने आपको कल कहा था कि अगर वो आतंकवादी पहलगाम वाले निकल आए, जो की बात थी, तो अब मोदी भी बोलेंगे, और वही होगा अल्टीमेटली। मोदी आएंगे भाषण देने के लिए, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये पहले दिन से बड़ा स्पष्ट है। जिम्मेदारी ना तो इनको बताई गई है, ना इनको सिखाई गई है। इनके कुरिकुलम में, इनके सिलेबस में जिम्मेदारी लेना नहीं है। गवर्नेंस का इनको जी नहीं पता, शासन को इनका श नहीं पता, इनको केवल सत्ता का पता है। सत्ता मिल जाए तो वो छोड़नी नहीं है, उस पर कायम कैसे रहना है, उसके लिए चाहे किसी को बंदी बनाना पड़े, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसकी ट्रेनिंग 100% है। आपने प्रियंका का 27 मिनट का भाषण सुना, उसमें कहीं अहंकार दिखा? उसके अंदर कितनी संजीदगी थी पूरे के पूरे, क्या गंभीरता थी। और जब एक विपक्ष के सांसद ने, जिस सत्ता पक्ष के सांसद ने उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। यानी कि इतने महत्वपूर्ण मसला, ऑपरेशन सिंदूर, सेना से जुड़ा हुआ, पहलगाम, सारी की सारी, इसमें मौतों का मामला है राम प्रकाश जी, जहाज गिरने का मामला है, डिप्लोमेसी फेल होने का मामला है, सरकार की जिम्मेदारी न लेने का मामला है, और सत्ता पक्ष के चेहरे में शिकन ही नहीं। अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब दिया उन्होंने, अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब, जिसके मजाक उड़ाया जाता है बीजेपी के द्वारा। क्या कहा उन्होंने कि मेरी माँ की आंखों में उस दिन आंसू थे जब वो 44 साल की थी और वो विधवा हो गई थी क्योंकि उनके पति को आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। संजीदगी। और ये बात कौन कह सकता है? ये बात वही कह सकता है राम प्रकाश जी जिसने उस दुख को झेला हो, जो उस चीज को महसूस कर सकता हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से उनको सत्ता आई है, फीलिंग नाम की चीज ना कभी पहले थी ना कभी बाद में थी। मार्केटिंग के प्रोडक्ट है, मार्केटिंग के जरिए वहां पर है, और मार्केटिंग के जरिए सत्ता पे कायम है, उसी के जरिए कायम रहने की कोशिश है। और उसके अंदर बहुत बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो आज देश का पोमेरियन मीडिया है, जो सुबह से शाम तक पूछ लाता है इनके सामने, इनकी हर गलत चीज पे चुप रहना, और हर सही चीज जो विपक्ष की है उसको मैनिपुलेट करना, उसको मिस इन्फॉर्म करना। आपने देखा राहुल गांधी ने क्या किया? किसी को बताया हो? वो जब गए थे जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर, जिस तरीके से कठुआ मेरे सारी फायरिंग में लोग मारे, उन 22 बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया। कहीं प्रचार सुना आपने? किसने बताया? कहीं कोई चर्चा उनके मुंह से निकली है? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज ये बताया कि राहुल जी ने उन बच्चों को, जिनके माँ बाप या किसी कारण से वो अनाथ हो गए, उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा राहुल गांधी ने ले लिया। राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं, विपक्ष के नेता है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, निर्भया का जो भाई था वो उसको पढ़ाई से लेकर के हर चीज, और आज वो देश की एक नामी कंपनी में पायलट कैप्टन है। कभी राहुल गांधी ने ये बात बाहर आने दी? और ये बिना कुछ किए किस किस चीज का क्रेडिट लेते हैं? इंसान के अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है इंसानियत, उसकी संवेदनाएं। क्या इनमें से जितने लोग सत्ता में हैं, किसी को ये चीज छू भी गई?
क्यों है ये इतने क्रूर, क्यों? और उस व्यक्ति ने उन 22 बच्चों को जो गोद ले लिया, उनकी पूरी शिक्षा का, सारी चीजों का वो ले लिया जिम्मेदारी, उसके मुंह से आज तक आपने शब्द सुना नहीं होगा कहीं, ना वो कभी क्रेडिट लेता है। और मोदी जी बिना क्रेडिट के एक पल नहीं रह सकते। सेना भी वही है, वर्दी भी वही पहनेंगे, पायलट भी वही है, फोटोशूट भी वही करेंगे, क्रेडिट भी वही लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये चीज सोच करके देखिए। बिल्कुल। एक और चीज है, जिस तरीके से सवाल प्रियंका ने उठाया, मैं चाहता हूं दर्शक एक और चीज सुन लें कि कैसे जो गृह मंत्री अपनी सफलताएं गिनवा रहे थे, रक्षा मंत्री अपनी सफलताएं गिनवा रहे थे, वो एक बार भी आखिर इन अपनी सफलताओं के गिनवाए जाने के उस क्रम में इन सवालों तक क्यों नहीं आ पाए? सुनवाई जरा प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं पाकिस्तान और सीज फायर को लेकर के। इस बात पर उल्लेख किया, उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। सर, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं। इंदिरा गांधी का युद्ध तब रुका जब पाकिस्तान की फौज के 93,000 फौजियों ने जो है वो सरेंडर किया। बांग्लादेश दो फाड़ कर दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश बनाया गया, पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाया गया। हमारे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ, उसमें क्या मिला हमें? भारत को क्या हासिल हुआ तब जब भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था? पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि बस करो महाराज, बस करो। राजनाथ ने कहा है, हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे। उसके बाद भारत को हासिल क्या हुआ? क्या शर्त रखने का ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं था कि हम अपनी शर्तों पे सीज फायर कराते? राम प्रकाश जी, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, जब खुद पर आए तो श्रेय के पीछे छुप जाओ। क्या मिला बालाकोट में भी? क्या मिला था आपको? और जो कल एक बात कही गौरव गोगोई ने, कितनी गजब की बात कही थी, उस समय तक हम शो कर चुके थे। गौरव गोगोई ने कहा कि हर आतंकवादी हमले के बाद कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी बालाकोट, कभी सिंदूर, उसके बावजूद भी जब जो सेना को सारे टारगेट है वो पूरे क्यों नहीं करने दिए गए? एग्जैक्टली क्या था कि 21 टारगेट थे टेररिस्ट कैंप, और सेना ने उनमें से 9 को हिट किया। तो जाहिर सवाल है कि 21 के 21 को क्यों नहीं किया? तब अकेले बालाकोट को क्यों किया था? हर बार इतना जो है युद्ध का वो उन्माद नहीं खड़ा किया जा सकता। ये कभी कभी अवसर होते हैं जब आपने एक चांस ले लिया कि हाँ हमें टेरर स्ट्राइक करना है, टेरर स्ट्राइक तो 21 के 21 पे कर देते ना, कहां समस्या थी? सेना कोई मना तो नहीं कर रही थी। आपने चूज किया, आपने सारा कुछ किया, अपने जहाज गंवा दिए, और जब सरकार को एक क्लियर कट एज मिल गया, डिफाइनिंग एज जिसको आप कहते हैं 10 तारीख को, तब आप जाकर के सीज फायर करके खड़े हो गए। तो ये क्या कहता है कि आपको ये सारी सिचुएशन सूट करती है कि आतंक चलता रहे, उसके बाद ये सारी चीज भी चलती रहे, और आपकी सियासत चलती रहे। ये सारा खेल सियासत चलाने का है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? इसका फिर मैं कारण बताता हूं आपको। कभी चीन का नाम लेते हैं? कभी जो चीन के साथ जो हमला हुआ जिसमें 20 सैनिक हमारे मारे गए, उसका कभी जिक्र करते हैं? भारत में हर भाषण के अंदर पाकिस्तान होता है। क्यों? संसद के अंदर बार बार पाकिस्तान लेते हैं। कभी प्रधानमंत्री, एनएसए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत की सीमा से बाहर इनके मुंह से पाकिस्तान सुना है आपने? क्यों नहीं सुना? तब सीमा पार हो जाता है। ये है देशभक्ति, इनका राष्ट्रवाद, ये इनकी असलियत। हकीकत क्या है राम प्रकाश जी कि ये आतंकवाद, ये पाकिस्तान, ये फला, ये सारी चीजें किसी को पॉलिटिकली सूट करती है। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। आज क्या कहा था अखिलेश ने, आपको पता है? अखिलेश ने कहा सरकार चाहती तो पुलवामा का फैसला 2 मिनट में हो जाता। सारे के सारा सैटेलाइट कवर्ड है, वो गाड़ी कैसे हमारे काफिले में घुसी, कहां से आई थी, क्या था, क्या पता लगा आपको पुलवामा का? आज तक बता दीजिए, 2019 से लेकर आज तक क्या पता लगा? बालाकोट का क्या पता लगा? क्या सबक सीखे आपने? कुछ मतलब नहीं।
बालाकोट के नाम पे वोट मांगे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे, फर्स्ट टाइमर वोटर से सरकार बन गई, चलो आगे बढ़े। उसके बाद फिर मौका आया, फिर ये सब। अब बिहार के लिए, बिहार में जाकर बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, इस पूरे सोच को समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद कोई पैरोक्रियल टर्म नहीं है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र सबसे ऊपर होता है और उसमें राजनीति का स्थान नहीं होता। और यहां उल्टा है, यहां राजनीति के लिए राष्ट्रवाद है, सत्ता बचाए रखने के लिए राष्ट्रवाद है, सत्ता के लिए सेना है, सेना के लिए अदरवाइज क्या है। सेना ने ये जो सवाल अपनी बात कर रहे हैं, ये सारे सवाल तो सेना के ही है ना। रणनीतिक चूक क्या थी बताई सीडीएस ने सिंगापुर में, उसके बाद डिफेंस अटैची ने बताई, उसके बाद डिप्टी चीफ ने बताई। आप लेके दिखाइए ना चीन का नाम। कल जयशंकर की आवाज देखी थी आपने चीन का नाम? चीन के लिए भी नेहरू दोषी। बता दीजिए आप कर लीजिए क्या करिए। 2014 के बाद आज तक चीन ने गैलवान में क्या किया? कब से हमारी कभी बॉर्डर पे झड़प नहीं थी उनके साथ? 2020 में हुई ना। 2014 से 20 में कितना व्यापार बढ़ा और 2020 के बाद अब कितना व्यापार बढ़ा। और कल क्या कह रहे थे जयशंकर कि मैं वहां गया था तनाव कम करने और व्यापार की बात करने। ये अब भी व्यापार की बात कर रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा इनको करना क्या। और सेना कह रही है कि पाकिस्तान के पीछे चीन था। भारत का जो ये ऑपरेशन सिंदूर था ये उनके लिए लेबोरेटरी था। ये कहा कि नहीं कहा? डिप्टी चीफ कह रहे हैं, राम प्रकाश नहीं कह रहे, हेमंत अत्री नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, डिप्टी चीफ ने दिल्ली में खड़ा होकर कहा। है जवाब आपके पास? बोलते क्यों नहीं? पूरी सरकार की आवाज निकलती। राजनाथ जी क्या कहा उनको कि आप वही जहाज लेकर के आए थे, नींबू मिर्ची वाले जहाज, कितने उड़े थे कितने उतरे? क्या सवाल नहीं है? ये अखिलेश ने कहा। बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों के सामने आईना है, ये कभी देखेंगे नहीं। इनको आईना देखना सिखाया नहीं गया, इनको दायित्व बोध कभी सिखाया नहीं गया, इनको सत्ता की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो कभी बताई नहीं गई, ना इनको जानने की जरूरत है। हेमंत सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने आज एक और बड़ा काम किया है। जो 25 भारतीय नागरिक मारे गए पहलगाम में, जिनकी नृशंस हत्या हुई, उनके नाम पढ़े सदन के अंदर ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए नाम सारे। ये सबको समझ में आता है, केवल भाजपा को नहीं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वो 25 नाम पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत भाजपा की तरफ से आवाज पक्ष की तरफ कि हिंदू नाम। क्या ये बेशर्मी देश नहीं देख रहा है? और अगर देश देख रहा है तो क्या इस बेशर्मी का जवाब अगर देश की जनता अपने वोट के रूप में नहीं दे पाती है तो ऐसी जनता की चिंता किए जाने का किसी को भी जो है अधिकार मिलता है क्या? बहुत साफ बात है ये। राम प्रकाश जी दो टूक बात समझ लीजिए। 11 सालों में हिंदुओं को भला क्या हो गया वो तो बता दीजिए मुझे। हिंदू एक वोट से अलग क्या है इनके लिए? जैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा कि 25 मारे गए तो वहां से आवाज आई हिंदू। कांग्रेस की बेंचेस ने क्या कहा? भारतीय। और फिर एक एक नाम जो पढ़ती गई उसके साथ कांग्रेस के लोग भारतीय बोलते गए। इनकी सियासत तो देखिए। नहीं सर, सत्ता पक्ष हिंदू बोल रहा था, साथ में वोटिंग कर रहा था सत्ता पक्ष। ये इतना सेंसिटिव, इतना सीरियस इशू, और एक बार नहीं कई बार ये देखा गया कि उसमें उन बातों का मजाक बनाया जा रहा था प्रियंका गांधी की। बिल्कुल, वो उन्होंने भारतीय कहा। इनको भारतीय पे भी आपत्ति है। भारत से काम नहीं चल रहा है, यही तो खेल पकड़ने की जरूरत है। वो हिंदू कह रहा है वहां पे और वो भारतीय कह रहे हैं। अरे जब भारतीय हो गए तभी तो हिंदू मुस्लिम कुछ और होगा, पहले तो भारतीय ही हो। इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। ये है इनका राष्ट्रवाद। इसको इसी रूप में देख लीजिए आप। और आप जो बात करें ना कि हिंदुओं का क्या कल्याण है, जो 82 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे है, उनमें से कितने हिंदू हैं? वही तो है। वो जो रिक्शा चला रहे हैं वो सारे वही है क्या अब्दुल? हिंदू ही चला रहे हैं। भूखे कौन मर रहे हैं और रईस कौन हो रहे हैं? इस सारे को देखने की जरूरत है। जो धर्म का चश्मा है राम प्रकाश जी, ये बेहद खतरनाक और आत्मघाती चीज है। जो इस देश को, देखिए इस देश को दो ही चश्मे पहनाए गए, एक धर्म का चश्मा, दूसरा प्रोपेगेंडा का चश्मा। और उस सारे काम में आपका मीडिया बराबर का दोषी। इस सारे खेल में इसलिए मैं आपको कहता हूं अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा है इस देश का मीडिया, जो इस देश को दोबारा वहीं पहुंचाना चाह रहा है। एक लास्ट में और चीज सर, जो डेलीगेशन भेजा गया था, उन डेलीगेशन में विपक्ष से जिन सांसदों को या सत्ता पक्ष ने गैर सत्ता समर्थक दल में किसी भी दल के सांसदों को जो चुना, उनको भेजा और उनका जो राजनीतिक इस्तेमाल वो करना चाहते थे सत्र के अंदर, सदन के अंदर, ताकि वो उनसे वो बयान देंगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया, वहां गए बात किया, तो सत्ता पक्ष को एक संजीवनी मिल जाएगी विपक्ष से लड़ने के लिए। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रिया सूले ने इनको धोया, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इनको धोया,
क्या वो पूरा मामला उल्टा पड़ गया? मुश्किल और खड़ी हो गई कि इन सांसदों को आपने ही भेजा था और यही अब आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, धो रहे हैं आपको? राम प्रकाश जी, दो तरह के सांसद हैं। एक सांसद वो है जो अपने आप को दिखाते कुछ बहुत बड़ा है, अंदर से खोखले हैं। उसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है शशि थरूर, जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा करते फिरते हैं। दूसरा है मनीष तिवारी। क्या लिख रहे हो? जबकि शशि थरूर को राहुल गांधी के ऑफिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, गोगोई के ऑफिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि क्या आप बात करना चाहेंगे। उधर से जवाब आया मौन रहे। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो मनीष तिवारी है वो आज सुबह सुबह ट्वीट लिख करके, कौन करवा रहा है ट्वीट? मनीष तिवारी खुद कर रहे हैं क्या? आपको लगता है ये सारा खेल ही राजनीति का है राम प्रकाश जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रिया सुले ने आज करेक्टर दिखाया और क्या कहा उन्होंने? जो बकवास कर रहे हैं लगातार ये इंदिरा गांधी, नेहरू, फलाना, नेहरू के बारे में आज अपना अमित शाह जी की टिप्पणी सुनी थी आपने? 1948 के लिए कोट एंड कोट नेहरू जिम्मेदार है। इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, पूरी दुनिया का इतना बड़ा स्टेट्समैन, नेहरू के प्रति ये श्रद्धा भाव। और ये इनके लिए नहीं, ये पूरी भाजपा और आरएसएस की दुखती रग कोई है तो नेहरू, गांधी, सरदार पटेल और ये सुभाष चंद्र बोस, ये चार ही लोग हैं। सरदार पटेल को इन्होंने अडॉप्ट किया खुशी से नहीं, क्योंकि अपना कोई आइकन नहीं है, इसलिए उधार का सिंदूर है। तो इनको हर मामले में प्रकाश जी केवल और केवल राजनीति चाहिए, किसी तर्क का, किसी सवाल का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये ऐसे ही चलेंगे, मान के चलिएगा, इसको ये कभी लॉजिक में बात नहीं कर पाएंगे। यू टेक इट फ्रॉम। बिल्कुल, सत्र अभी चल रहा है, चर्चा अभी चल रही है। प्रधानमंत्री का इंतजार है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो देश के सामने क्या क्या परोसेंगे। ऑपरेशन महादेव चला करके मुझे लगता है कि अमित शाह ने जिस तरीके से बताई चीजें, उन्होंने कहीं ना कहीं एक जिस्त दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री अपनी भाषा, अपनी स्पीच में क्या बोलेंगे। बाकी भाजपा के सांसदों ने यह बता दिया है कि प्रधानमंत्री देश के सामने क्या रखेंगे। नेहरू इंदिरा से ऊपर प्रधानमंत्री शायद उठ पाए और देश को ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान की बात कर लें, पहलगाम हमले की बात कर लें प्रधानमंत्री, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनका जिम्मेदार कहां है और उस पर कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, ये भी बात होनी चाहिए। जो भी उसका जिम्मेदार है उस पर क्या कार्रवाई होगी और कब होगी, ये इन सवालों के जवाब उम्मीद करें देश के प्रधानमंत्री दें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।